हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें ये देखना होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या सिचुएशन होती है। इसके लिए हम साउथ अफ्रीका से स्टडी करेंगे। साउथ अफ्रीका का एग्ज़ाम्पल हमें बताया गया है। देखो, साउथ अफ्रीका में वाइट गवर्नमेंट का शासन था और जो ब्लैक लोग थे वहाँ पर, हालांकि उनकी संख्या मेजॉरिटी में थी, लेकिन ये जो वाइट लोग थे, यूरोपियंस, जो आउटसाइडर्स थे, ये वहाँ जाके सेटल हो गए थे और ये ज़्यादा डेवलप थे, स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए इन्होंने वहाँ के नेटिव लोगों को अपने कब्ज़े में कर लिया था और वहाँ पर अपना शासन चलाते थे। साउथ अफ्रीका की में जो वाइट गवर्नमेंट थी, ये वहाँ पर अपार्थीड पॉलिसी को चलाती थी। अपार्थीड पॉलिसी, जिसे हम रंग भेद नीति कहते हैं, जिसमें कि वाइट लोगों को इन्फीरियर समझा जाता था और वाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे। वाइट लोगों को किसी भी तरह का राइट्स नहीं दिया जाता था, इक्वल नहीं समझा जाता था, वोटिंग राइट देना तो बहुत दूर की बात थी। साउथ अफ्रीका के महान लीडर नेल्सन मंडेला, जिनका नाम आप सब ने सुना होगा, इन्होंने इस अपार्थीड पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो वाइट गवर्नमेंट ने इनको उठाकर जेल में डाल दिया। अब ये घटना है 1964 की। इसके बाद 28 इयर्स तक उनको जेल में रहना पड़ा। रॉबिन आइलैंड की जेल में नेल्सन मंडेला को रखा गया। अपार्थीड पॉलिसी में वाइट लोगों के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार होता था। न तो उनको वाइट लोगों के साथ रहने का अधिकार था, उनको काम करने के लिए भी वाइट एरियाज़ में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत थी। ट्रेन, बस, टैक्सीज़, होटल, सभी पब्लिक प्लेस पर इनके लिए अलग जगह होती थी एंड दे वर नॉट अलाउड टू गो इन द एरियाज़ ऑफ वाइट पीपल। 1950 से ही ब्लैक लोगों ने और जो कलर्ड लोग थे, यानी कि इंडिया से जाके बसे हुए जो लोग थे, इन्होंने मिलके और अपार्थीड सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने तमाम प्रोटेस्ट मार्च और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज़ की। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंडर में ये स्ट्रगल स्टार्ट की गई अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, यानी अपार्थीड पॉलिसी के ख़िलाफ़। और इस स्ट्रगल में बहुत सारे वर्कर्स यूनियन थे, कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी और इसके अलावा बहुत सारे वाइट लोग भी इसमें शामिल थे जो सेंसिटिव थे और जिनको ये लगता था कि अपार्थीड पॉलिसी उचित नहीं है। जब अपार्थीड पॉलिसी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ते गए और वाइट गवर्नमेंट को तब ये महसूस हुआ कि अब ये रिप्रेशन के द्वारा दबाकर ब्लैक लोगों को अपने अंडर में नहीं रख सकते और अगर अब इन्होंने चेंज नहीं लाया तो इनको वहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा। तब वाइट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया, डिस्क्रिमिनरी लॉज को हटा दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर और मीडिया पर जो बैन थे उनको भी हटा दिया गया। 28 इयर्स के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया और फाइनली 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक बन गया। इस तरह से एक न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। रिपब्लिक यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि हेडिटरी नहीं होती, और इस तरह से साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक बना। अब साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक बनने के बाद ब्लैक लीडर्स ने अपने साथियों से, अदर ब्लैक लोगों से कहा कि तुम सभी वाइट लोगों को क्षमा कर दो, उन्होंने जो भी एट्रोसिटीज़ की हैं, जो भी क्राइम किए हैं ब्लैक लोगों पर, उनको क्षमा कर दिया जाए। सो ऑल द वाइट पीपल दे फॉरगिव द वाइट पीपल, द ब्लैक पीपल फॉरगिव द वाइट पीपल। और उन्होंने कहा कि हम इक्वालिटी पर बेस्ड एक साउथ अफ्रीका बनाएंगे जिसमें सभी के लिए, सभी रेसेस के लिए, सभी मेन वुमेन, सभी के लिए बराबर वैल्यूज़ होंगी, बराबर अधिकार होंगे, सोशल जस्टिस होगी और ह्यूमन राइट्स होंगे सभी के लिए। तो
ब्लैक लोगों ने ये एग्री किया, ये सेक्रीफाइस किया कि जिन वाइट लोगों ने उनके ऊपर अपार्थाइड पॉलिसी को अपनाया और गलत तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करके, बहुत बुरा व्यवहार करके शासन चलाया इतने सालों तक, उन्होंने उन वाइट लोगों को क्षमा कर दिया और कहा कि अब हम मिलकर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में करीब 2 साल का वक्त लगा। 2 साल तक डिस्कशंस, डिबेट्स ईच एंड एवरी क्लॉज के बारे में हुए और इस तरह से फाइनली साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, जो कि एक दुनिया के फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक माना जाता है आज। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स देता है जो कि दुनिया के किसी भी देश में अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के लोगों ने, जिसमें कि ब्लैक और वाइट दोनों आते हैं, उन्होंने एग्री किया कि हर एक व्यक्ति को सॉल्यूशन का एक हिस्सा बनाया जाएगा, सभी को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाएगा। उन्होंने भले पास्ट में कुछ भी किया हो, पास्ट को भुला के उन्होंने एक नए साउथ अफ्रीका को जन्म दिया और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन सारे दुनिया के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर करता है। एक ऐसा देश जिसे सारी दुनिया मोस्ट अनडेमोक्रेटिक मानती थी, आज वो डेमोक्रेसी का एक मॉडल बन गया है। और ये चीज़ संभव कैसे हुई? ये संभव हुई साउथ अफ्रीका के लोगों का जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ निश्चय था एक साथ काम करने का, डिटर्मिनेशन टू वर्क टुगेदर पहला, और दूसरा अपने पुराने अनुभवों को भुलाकर उन्हें एक ऐसे नेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, जिसमें सभी अलग अलग तरह के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। और इस तरह साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ब्लैक और वाइट दोनों का हाथ रहा और इसके बाद ब्लैक और वाइट दोनों मिलकर साउथ अफ्रीका के इक्वल स्टेटस वाले नागरिक बने। अब सवाल उठता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? जब साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो ब्लैक मेजॉरिटी ये ज़रूर चाहती थी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए, मेजॉरिटी रूल वहाँ पर हो। वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स चाहते थे। वाइट लोग जो माइनॉरिटी में थे, उन्हें भी इस बात की चिंता थी कि उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा हो, उनके प्रिविलेजेस बने रहें, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। तो अंत में एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। वाइट लोगों ने एक्सेप्ट किया कि मेजॉरिटी का रूल होगा साउथ अफ्रीका में, 1 पर्सन 1 वोट का नियम लागू होगा, एवरीबडी विल हैव वोटिंग राइट। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि पुअर लोगों को और वर्कर्स को भी अधिकार दिए जाएंगे। इसके बदले में ब्लैक लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया कि डेमोक्रेसी है तो रूल तो मेजॉरिटी का ही होगा, लेकिन मेजॉरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि मेजॉरिटी सिर्फ अपने बारे में सोचे और माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करे, उनको नेगलेक्ट करे, उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करे। तो वाइट लोगों ने उन्हें कन्विंस किया कि हमारा रूल मेजॉरिटी रूल होगा, लेकिन एब्सोल्यूट रूल नहीं होगा। अब हम समझ सकते हैं कि ओरली डिसाइड करने की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आज कोई चीज़ ओरल डिसाइड कर ली जाए तो कल उसको चेंज भी किया जा सकता है, बिकॉज़ कोई रिटन रिकॉर्ड ना हो तो उसे चेंज करना आसान होगा। इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि एक रिटन, ये सारे रूल्स और सारे जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको एक जगह लिखा जाए। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया साउथ अफ्रीका का। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है कि जो रूलर्स होंगे उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, जो रूल करेंगे, और किसके पास कितना पावर होगा गवर्नमेंट के पास, कौन क्या कर पाएगा और कौन क्या नहीं कर सकता। और ये भी बात ज़रूरी थी कि आज जो रूल्स को लिख के बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में,
जो सरकार जीत कर आती है वो इन रूल्स को मनमाने ढंग से चेंज न कर पाए, इसके लिए भी व्यवस्था बनाना ज़रूरी था। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक रूल्स, फंडामेंटल रूल्स लिए गए, इनकॉर्पोरेट किए गए, उनको बदल पाना किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट इन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी और उसे बेसिक रूल्स को फॉलो करना ही होगा। इस रिटन डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का बना, कोई ये यूनिक बात नहीं थी, क्योंकि दुनिया के हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कंट्री की बात छोड़ दें, हर इंस्टीट्यूशन के लिए भी हमें एक रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी एसोसिएशन हो, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी होता है, तभी वहाँ का कार्य प्रॉपरली किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, ये उन रूल्स को हम कहते हैं रिटन डाउन रूल्स, ओरल नहीं, रिटन रूल्स, जिससे कि सभी लोग एक्सेप्ट करें जो कि उस देश में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्क है, फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है। सबसे पहले तो जो डाइवर्स टाइप के लोग किसी देश में रहते हैं, अलग अलग धर्म और ग्रुप के, उनके बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, भरोसा पैदा करता है और सामंजस्य पैदा करता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगी और डिसीजन लेने का पावर किसके पास कितना पावर होगा। तीसरा फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को लिमिट करता है, गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करता है, ताकि गवर्नमेंट मनमाना न कर पाए और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो हमें बताता है। लास्टली, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं एक गुड सोसाइटी बनाने के लिए, लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, लोगों के एस्पिरेशंस। सभी देश जिनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हों, बट जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। सो एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका ने अपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसी तरह फ्रांस ने अपने रिवॉल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और इसके बाद ये एक परंपरा हो गई कि दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखेंगे।